हेलो बच्चों, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू लाइफ प्रोसेस दैट इज एक्सक्रीशन। जैसे आपको पता है, हमने भी पढ़ा, डाइजेशन देखा आपने, न्यूट्रिशन में डाइजेशन देखा, रेस्पिरेशन देखा, सर्कुलेशन भी देखा, तो ट्रांसपोर्टेशन। आपने देखा कि सारे प्रोसेसेस में जो हमारे जितने भी बॉडी में सेल्स हैं, इन सब के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है, अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी चाहे वो एनिमल्स में हो चाहे वो प्लांट्स में हो, एनिमल्स के केस में चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आपने शुरू में भी देखा था न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो होते हैं कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट जनरली इट इज तो यूजफुल फॉर द एंटायर ह्यूमन, फॉर द एंटायर लिविंग बीइंग, एंटायर वर्ल्ड। लेकिन रेस्पिरेशन के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में या एनिमल्स में सारे सेल में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी। तो ये जो होता है कि बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में जो है सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, तो थ्रू आउट द बॉडी सरफेस जो है डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा एक्सक्रीशन। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में देयर आर सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स प्रेजेंट फॉर द रिमूवल ऑफ दिस मेटाबॉलिक वेस्ट। सो द प्रोसेस बाय विच द removal of metabolic waste takes place from the body of the organism is known as the excretion. So excretion is a biological process. Let's write down its definition. What exactly is excretion? So excretion is a biological process. Excretion is a biological process through which, by which all the metabolic wastes are removed from the body. These metabolic waste, they are why they need to be removed? They need to be removed just because they are harmful for the body. ठीक है, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। तो आप देखोगे सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन दे आर टू डिफरेंट टर्म्स। सिक्रीशन में भी कुछ रिलीज होता है, बट इट इज नॉट हार्मफुल। सिक्रीशन जैसे सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, दे आर यूजफुल फॉर द बॉडी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन अकर्स बोथ इन केस ऑफ एक्सक्रीशन जो होता है ये प्लांट्स में भी होता है और इट अकर्स इन प्लांट्स एज वेल एज इट अकर्स इन एनिमल्स, दोनों में ही होगा। प्लांट्स के केस में हमने देखा है जैसे कि इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। PS स्टैंड्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो यूजफुल होता है बट कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल होता है, तो इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। उसी तरीके से एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स दे प्रोड्यूस द नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली, है ना। इनमें एनिमल्स कई तरीके के होते हैं, पहले हम देखेंगे। एनिमल्स जो होता है दे यूटिलाइज स्पेशल ऑर्गन्स, दे यूज स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द रिलीज ऑफ दिस सब्सटेंसेस। ठीक है, एनिमल्स जो प्रोड्यूस करेंगे दे जनरली प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट। जनरली दे प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसे नाइट्रोजन वेस्ट क्या होता है, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो इन सबको रिमूव करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए इनके स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। अब ये जो एनिमल्स है, एनिमल्स में भी यूनिसेलुलर और एनिमल्स में भी मल्टी सेलुलर। एनिमल्स क्या होते हैं, दे कैन बी यूनिसेलुलर एज वेल एज दे कैन बी मल्टी सेलुलर। एनिमल्स यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर। प्लांट्स भी कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ अधिकतर जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर के केस में लेट्स टेक वन एग्जांपल, amoeba and paramecium. Suppose we take the example of amoeba.
इन केस ऑफ यूनिसेलुलर अमीबा। एक और एग्जांपल दे सकते हैं पैरामीशियम। तो अमीबा क्या होता है, जनरली इट इज अ मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म मतलब इट प्रोड्यूसेस अमोनिया बाय इट्स वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड इट्स साइटोप्लाज्म। तो अमीबा क्या होता है, इट इज अ मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म का मतलब आपको पता चल गया क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस अमोनिया एज द नाइट्रोजनस वेस्ट। नाउ दिस अमोनिया हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। इस अमोनिया को बॉडी से बाहर निकलना जरूरी होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में कैसे होगा, अमीबा जैसे आपको पता है सिंगल सेल से बना होता है, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस और उसमें एक बड़ा सा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो इनके केस में क्या होता है, अमीबा परफॉर्म द एक्सक्रीशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो है ये अमोनिया को जो है बाहर निकालता बॉडी से। तो एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द general surface, through the general surface of amoeba, right? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में मैंने बताया, जैसे कि एक एग्जांपल आप ले लो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में, एग्जांपल हो गया ह्यूमंस हैं, हाँ, डिफरेंट अदर वर्टिब्रेट्स आर देयर। तो इनमें क्या होता है, दे जैसे कि मैंने बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, इट यूटिलाइज मतलब इट परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू विच द नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज अमोनिया इज एक्सक्रीटेड आउट इनसाइड इन द सराउंडिंग वाटर। इन केस ऑफ ह्यूमन क्या होगा, दे विल यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। सो ह्यूमन दे यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, ठीक है, ह्यूमंस यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सक्रीशन। सो हमें 10th के एनसीईआरटी में हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। मैंने बताया था कि ह्यूमन बींग्स में कई सारे बहुत सारा कॉम्प्लेक्स, हमारी बॉडी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। सो मेनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस इनसाइड ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सो लेट्स सी व्हाट आर एंड ईच एंड एवरी cell of the body during this metabolic activities. It will produce many metabolic wastes. So first let's see the metabolic wastes produced by the human body. Metabolic wastes which are produced by the human body. So first metabolic waste you can say is carbon dioxide, which is produced during the respiration. एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू हम इसको बाहर निकाल देते हैं बॉडी से, आपने इसको ब्रीदिंग में देखा हुआ है। नेक्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट इज वेरी कॉमन मेटाबॉलिक वेस्ट, दैट इज द नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रोजनस metabolic waste. It's very harmful for the body. It has to excreted out from the body. Now let's see the example of nitrogenous metabolic waste. जैसे मैंने यहाँ आपको बताया है कि they are ammonia, urea and uric acid. Ammonia, urea and uric acid. A for ammonia, U for urea and UA for uric acid. ठीक है। अब उसके अलावा क्या होता है, क्यों होता है, why they are released and where they are released? Generally they are released in liver due to the metabolism of excess of protein. बहुत सारे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है and these are released. They are released in liver. They are produced in liver due to excess metabolism of protein.
थर्ड है बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं ना, दे आर ऑल्सो मेटाबॉलिक वेस्ट्स, अगेन दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स आपको पता है दो तरीके के बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। They are also responsible for providing color to the urine. Pale yellow color generally होता है यूरिन का, and that is due to these bile pigments which are present in a very trace amount in the urine. इसके अलावा excess salt, water and vitamins are also the metabolic waste of the body. ठीक है, अब जो these are the metabolic waste, let's start with the human excretory system. Human excretory system. I'm going to draw a structure there. पहले मैं बता देती हूँ कि आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, अ पेयर ऑफ किडनी, क्या क्या होता है इसमें, अ पेयर ऑफ किडनी इज देयर, देन अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अभी मैं आपको फिगर में शो करूंगी, थर्ड अ यूरिनरी bladder, and fourth urethra, through which the urine is passed out in the atmosphere. So जो किडनी होती है, it is, suppose this is the renal vein I am drawing here, and साथ में ही इसके is present here the renal artery. ठीक है, किडनी जो होता है it is located in the upper abdomen है, and on either side of the vertebral column, यानी कि पीछे के साइड में थोड़ा होगा, upper abdomen on the either side of the vertebral column. तो किडनी का लोकेशन अभी हम देखते हैं कहाँ पे it is located. So this kidney here I am drawing, this is the kidney. क्या होता है, it is so this is kidney. It is attached both with the renal artery as well as the renal vein. So this is renal vein. हमने जब रेस्पिरेशन पढ़ा था, सर्कुलेशन पढ़ा था, तभी we came across to some particular terms. In case of respiration, when we were discussing about the lungs, we came across pulmonary. We came across the pulmonary, the term pulmonary. So pulmonary term is related with the lungs, and we came across the term cardiac. It is related with the heart. And renal, this term, the veins which are entering inside the kidney, or the arteries which are coming out from the kidneys, they are known as the renal. The term renal used for the kidney issues related with the kidney. So this is renal vein and this is renal artery. This is kidney. तो किडनी जो होता है, इट इज किडनी का, ये मैंने बताया, दिस इज किडनी.
ठीक है, दिस आर 2 किडनीज आर प्रेजेंट देयर। अब इस किडनी से एक यूरेटर, दोनों किडनी से क्या है, यूरेटर, अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज coming out from the kidneys, both the kidneys, and it enters into a muscular structure, muscular distensible structure, which is known as the urinary bladder. This is urinary bladder, and this urinary bladder finally leads into a narrow tubular structure once again, and that is known as the ureter. So that is known as the urethra, through which the urine is passed out from the body. So these are the 2 kidneys, the 2 ureters. यूरेटस किडनीज में क्या होता है, यहाँ पे यूरिन फॉर्म होता है। अब किडनी से यूरिन को यूरेटर के थ्रू कहाँ ले आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, which is a muscular structure and under nervous control. Urinary bladder is a distensible muscular structure which is under the nervous control, and यहाँ पे क्या होता है, यूरिन आगे स्टोर होता है, and after that it is passed out from the structure that is known as the urethra. So these are the part of the human excretory system. A pair of kidney. Kidney कैसा होता है? The structure of the kidney, it is basically reddish brown in color. Kidneys are reddish brown in color and they are bean shaped. राजमा देखा है आपने? राजमा का स्ट्रक्चर इज वेरी मच सिमिलर टू द किडनी. राजमा बहुत छोटी साइज का होता है, किडनी इज ऑफ बिगर साइज, इज वेरी बिगर साइज एज कंपेयर टू द राजमा. सो बीन शेप्ड. ठीक है. अब हर किडनी में, इन ईच किडनी देर आर nephrons present, which are also known as the uriniferous tubules or the renal tubule. Nephrons are a filtration unit of excretory system. ठीक है. It forms the basic filtration unit. So each kidney, it consists of coiled nephrons, or nephrons are also known as uriniferous tubules or the renal tubules, which are nephrons are, what are the nephrons? They are the cluster of very thin walled blood capillaries. मैं आगे भी इसका जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगी तब मैं इसके बारे में आपको यहाँ पे डिक्टेट कर दूंगी और लिख दूंगी. नाउ इसके बाद क्या होता है? दिस इज द पेयर ऑफ किडनी. दिस किडनी इज फ्रॉम बोथ द किडनीज टू यूरेटर्स, लॉन्ग नैरो शेप्ड tubular structure emerges which opens into the urinary bladder. Urinary bladder मैंने बताया it is distensible muscular structure which is a bag like structure, pear shaped structure. Pear shape आप देख रहे हैं इसको, stores the urine and then it there is a structure, this urinary bladder, it opens into the urethra through which the urine is passed out from the body. Let's see the unit of excretory system, that is the nephron. Let's see the structure and function of nephrons. Let's start with the study of the structure of a nephron, or which is also known as uriniferous tubule or the renal tubule. So nephron क्या होता है? Nephron it is the basic filtration unit of excretory system. Basic filtration unit of excretory system. It is a cluster of very thin walled blood capillaries. ठीक है. नेफ्रॉन क्या होते हैं? These are the cluster of, अगर आपको नेफ्रॉन की डेफिनेशन देना होगा तो कैसे देखोगे? दीज आर द क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज. ठीक है. नेफ्रॉन्स आर द क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड blood capillaries, and what they do, what are their function?
दे फिल्टर आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द एक्सेस ऑफ, which are present in the blood and the capillaries. So what they do, their function is they, इनका function अगर देखोगे तो क्या होगा इनका function, they filter out, है ना, they filter the nitrogenous wastes and excess of water also, excess of water, नाइट्रोजनस वेस्ट को भी, वेस्ट मटेरियल को भी फिल्टर करेंगे, एक्सेस ऑफ वाटर को भी फिल्टर करेंगे फ्रॉम ब्लड एंड यूरिन. यूरिन क्यों बोल रहे हैं हम, एक्चुअली जो यूरिन फॉर्म होता है ना वो कई बार रीअब्जॉर्ब होता है, फिर वापस उसमें से कुछ चीजें रीअब्जॉर्ब करके इन ट्यूबुल्स के थ्रू ब्लड में जाती हैं, दोबारा फिल्टर होती हैं. तो यूरिन जब यहाँ पे ब्लड से फिल्टर होकर यहाँ आ रहा था तो यूरिन से भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, उससे भी फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है. सो ये कहाँ हो रहा है, इन्हीं में नेफ्रॉन में ही हो रहा है. दैट इज वाई ये कहा जा रहा है कि नेफ्रॉन जो होता है ये फिल्टर करता है. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद द कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज सिंगल सेल कप शेप्ड स्ट्रक्चर, सिंगल सेल डबल लेयर, डबल वॉल्ड होता है, देख रहे हो, वन लेयर एंड सेकेंड लेयर. सो कप शेप सिंगल सेल डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है. नेफ्रॉन जो होता है पहला स्ट्रक्चर, पहला पार्ट जो नेफ्रॉन का होगा दैट इज नोन एज बाउमन्स कैप्सूल. बाउमन्स कैप्सूल किसको कहते हैं, इट इज अ सिंगल सेल्ड डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है. कैसा स्ट्रक्चर होता है, कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर, ठीक है, इस बाउमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है. दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर, बाउमन्स कैप्सूल मैंने यहाँ पे ये लेबल किया हुआ है, दिस इज द कप शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द बाउमन्स कैप्सूल. इसके अंदर प्रेजेंट होगा ग्लोमेरुलस, ठीक है. तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, व्हाट इज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है. ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ये देख रहे हो आप, ये जो पिंक कलर का यहाँ बना हुआ है, दिस आर द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. कहाँ से आ रहा है, जो एफरेंट आर्टेरियोल्स आते हैं, दे डिवाइड इनटू मेनी कैपिलरीज एंड दे फॉर्म द ग्लोमेरुलस, ठीक है. सो ग्लोमेरुलस, व्हाट इज ग्लोमेरुलस, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है. अब ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल को मिला के टुगेदर दे आर नोन एज द renal capsule. Together glomerulus and Bowman's capsule they are known as, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, renal capsules, ठीक है. Bowman capsule and glomerulus. इसके बाद सेकेंड पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का, इट इज डिस्टल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ना ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपको देख रहा है, दिस इज नोन एज द proximal convoluted tubule, also known as the PCT, ठीक है. तो अब ये जो एक चीज और बताऊंगी, जैसे किडनी का अगर हम एलएस काटते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं अगर किडनी का, तो यू विल फाइंड इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. outer part is known as cortex and inner part is known as medulla. बहुत डिटेल में हमें स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर को डिटेल नहीं करना है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि जो किडनी का आउटर पार्ट होगा वो कॉर्टेक्स बोलेंगे, इनर पार्ट मेडुला. तो जो बाउमन कैप्सूल जो नेफ्रॉन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बाउमन कैप्सूल यहाँ पे रहेगा, ठीक है, इसमें इन द कॉर्टेक्स, इट लाइज इन द कॉर्टेक्स, इस तरीके से, ठीक है. तो
Bowman capsule या renal corpuscles. In which region it, in which part of the kidney it lies? It lies in the cortex region of the kidney. Next is proximal convoluted tubule, PCT. It is greatly twisted structure. ठीक है, PCT is greatly, आप देख रहे हो twisted structure है. So greatly twisted structure which is tubular in shape. Tubular होता है, which carries the filtrate, and it also lies in the cortex region of the kidney. उसके बाद आएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज लूप ऑफ हेनले. यू शेप्ड स्ट्रक्चर आपको एक दिखेगा, ठीक है, यू शेप, यू पिन की तरह होता है. यू पिन ऐसे ही होता है, यू पिन के शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. द थर्ड पार्ट इज लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले, इट इज यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है. और अगेन दिस जो लूप ऑफ हेनले है, इट लाइज इन द कॉर्टेक्स रीजन. ये यहां पे आएगा, ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन में आता है. उसके बाद फिर आगे देखेंगे. सो सॉरी, इट लाइज इन द मेडुला रीजन. सो लूप ऑफ हेनले, इट लाइज इन मेडुला रीजन ऑफ द किडनी. आप देख रहे हो लूप ऑफ हेनले के 3 पार्ट है. डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जब नीचे की ओर आता है मेडुला में, तो जो लिम्ब प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं यू शेप स्ट्रक्चर का. जो ये लिम्ब है, इट इज नोन, विच इज एसोसिएटेड, विच इज कनेक्टेड विद द DCT, इट इज नोन एज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. एंड द लिम्ब विच इज एसोसिएटेड, विच इज डिस्टल फ्रॉम द PCT, which is away from the PCT, it is known as the ascending limb of loop of Henle. This is the ascending limb of loop of Henle. So these together constitute the loop of Henle, which is present in the medulla region of the kidney. Next structure is, after that loop of Henle, it will open into the DCT, distal convoluted tubule, which is also known as DCT, distal convoluted tubule, which is also known as DCT. तो it is ascending limb. ये आप देख रहे हो, ये ascending limb है नेफ्रॉन का, and it is, मतलब सेवरल coils are present. इसमें भी कुछ coils present होते हैं, and which is present in the cortex. तो वापस जो यहाँ पे रीजन में आ जाएगा, it is known as the DCT, which is present in the cortex. DCT कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द कॉर्टेक्स रीजन. उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे नेफ्रॉन के DCT, बहुत सारे नेफ्रॉन के जो DCT होते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या होंगे, दे विल ओपन इनटू अ ट्यूब्यूल दैट इज नोन एज द, पहले तो हर DCT विल ओपन इनटू अ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. नाउ यहाँ यू कैन राइट दिस कि DCT, इट विल DCT or distal convoluted tubule, it will open into collecting tubule. ठीक है, each DCT of each nephron is open into collecting tubule. Now the collecting tubule from many nephrons, बहुत सारे nephrons का collecting tubule, दे विल ओपन इनटू द, एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये हो गया, यहाँ पे मैंने बनाया, आप देख रहे हो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ठीक है. दिस इज द अनदर कनेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये आ रहा है अनदर ओपनिंग ऑफ, दिस इज द ओपनिंग ऑफ अदर नेफ्रॉन. तो ये क्या हो रहा है, नेफ्रॉन ओपन हो रहा है थ्रू विच द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. तो दिस इज द अनदर कनेक्टिंग ट्यूब्यूल. एक कनेक्टिंग ट्यूब्यूल ये है, एक कनेक्टिंग ट्यूब्यूल ये है, ये टुगेदर दे विल ओपन इनटू अ collecting duct. So now many collecting tubules, they will open. Now many collecting tubules, they will open into collecting duct. और collecting duct कहाँ open होगा, it will lead into ureter. ureter मैंने दिखाया था. फिर बहुत सारे collecting duct मिलकर के कहाँ open होंगे, they will lead into the ureter. So this is the structure of a single nephron, which is the unit of the excretory system. Let's see the blood supply of nephron. अब blood supply कैसे होता है? Let's see the blood
सप्लाई ऑफ नेफ्रॉन। अब आप देख रहे हो कि ये पिंक कलर से मैंने बनाया हुआ है, दिस इज द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। आर्टरी क्या होता है, ब्लड लेके आ रहा है, किडनी में ला रहा है, किडनी के एक नेफ्रॉन में, हर नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होता है। तो क्या होगा, इनसाइड किडनी रीनल आर्टरी जो होगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू अ नंबर ऑफ रीनल आर्टीरियोल्स। ये रीनल आर्टरी आ रहा है, दिस इज द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। और हर रीनल आर्टरी से क्या होता है, आर्टीरियोल, बहुत सारे आर्टीरियोल्स, हमने एक ही आर्टीरियोल दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आर्टीरियोल जो है ये ब्लड ला रहा है, जनरली दे आर थिकर, तो इसको बोलते हैं जो आर्टीरियोल रीनल आर्टरी से ब्लड ला रहा है किडनी में प्यूरिफिकेशन के लिए, दैट आर्टीरियोल इज नोन एज द अफेरेंट आर्टीरियोल, AFFERENT, एफेरेंट आर्टीरियोल। अब ये आर्टीरियोल जो होते हैं, दे विल ब्रेक डाउन इनटू मेनी फाइन कैपिलरीज, राइट। आफ्टर दैट यहां पे फिल्ट्रेशन होगा, अभी हम फंक्शनिंग में देखेंगे। फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, दीज कैपिलरीज दे विल रीजॉइन। मैंने ट्रांसपोर्टेशन में आपको बताया था कि कैसे आर्टरीज दे विल डिवाइड, दे विल ब्रेक डाउन इनटू, दे विल ब्रेक अप इनटू मेनी कैपिलरीज एंड देन कैपिलरीज दे विल रीजॉइन एंड फॉर्म द वेन्स। सो हियर आल्सो these capillaries they will rejoin and they will form the, but here they are forming the efferent arteriole, efferent and efferent. This starts from the A and this term starts from the E. Efferent arteriole is slightly thinner as compared to the efferent arteriole. एक डिफरेंस ये होता है। दूसरा क्या होता है, it takes away the purified blood. ये जो होता है इम्प्योर ब्लड ला रहा है यहाँ पे किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्ट्रेशन हो गया, फिर ये प्यूरिफाइड ब्लड यहाँ पे आ गया एफरेंट आर्टीरियोल में। लेकिन अभी पूरी तरीके से ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि दीज आर्टीरियोल दे विल अगेन डिवाइड इनटू मेनी फाइन कैपिलरीज। ये आर्टीरियोल क्या होंगे, ये फिर बहुत सारे फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होंगे और क्या होंगे, दे विल सराउंड दिस नेफ्रॉन, the DCT, the loop of Henle, the PCT, the loop of Henle and the DCT, इसको सराउंड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ब्लड यहाँ से फिल्टर होकर इधर आ रहा है, इसको तो हम बोलते हैं फिल्टर, इनिशियल फिल्ट्रेट। यहाँ पे जो ब्लड फिल्टर होकर के आएगा ना, जो यूरिन आएगा, सॉरी, जो मटेरियल यहाँ पे फिल्टर होके आएगा, अभी हम इसको यूरिन पूरी तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि अभी इसमें और प्रोसेसेस होंगे, तो इसको बोलते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट। तो इनिशियल फिल्ट्रेट में क्या होता है, बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि बॉडी को जरूरत होती है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, है ना, तो सॉल्ट होता है, शुगर होता है, दे हैज टू बी एब्जॉर्ब बाय द दीज ट्यूब्यूल्स। इसीलिए ये जो है यहाँ पे पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में और डीसीटी में के चारों ओर ये कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे और फर्दर क्या होगा, दीज कैपिलरीज विल रीएब्सॉर्ब, यहां से जो ये कैपिलरीज हैं दे विल रीएब्सॉर्ब द यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम दीज फाइन ट्यूब्यूल्स, राइट। सो लेट्स सी द ब्लड सप्लाई ऑफ नेफ्रॉन। मैंने बताया इसको हम एक बार डिटेल में, हाँ इसके बाद बता दूं पहले, फिर यहां से क्या होगा, ये जो वेन्स है ना, द कैपिलरी, दे विल रीजॉइन and they will drain into, they will rejoin and form the vein, and these veins they will drain into the vena cava. Vena cava मैंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बताया था। राइट एट्रियम में क्या हो रहा था, पूरी लोअर बॉडी से और अपर बॉडी से ब्लड, इम्प्योर ब्लड वेना केवा के थ्रू कहाँ आ रहा था, राइट एट्रियम में आ रहा था, है ना। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, जहां से फिर वो लंग्स में जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। तो जो इंफीरियर वेना केवा में जो ब्लड आ रहा है, वो इम्प्योर ब्लड कहाँ से आ रहा है, इधर से, ठीक है, किडनी के थ्रू। सो लेट्स राइट दिस ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। तो इनसाइड ईच किडनी रीनल, पहले तो क्या होगा, रीनल आर्टरी, दे विल break up into renal arteriole, they will breaks into renal arterioles. Now these renal arteriole क्या होंगे,
a branch of renal arteriole, they will enter into the Bowman capsule, enter into Bowman's capsule, ठीक है। Bowman's capsule में एंटर होने के बाद क्या होगा, नाउ दे विल बी नोन एज द एफरेंट आर्टेरियोल। इसको क्या बोलेंगे हम, Bowman कैप्सूल में पकड़ने जाने के बाद दे विल बी नोन एज द afferent arteriole, comparatively thicker, ठीक है। Now these afferent arteriole, they will break into fine network of the fine capillaries. They will break into network of fine capillaries, ठीक है। फिर क्या होगा, these network of fine capillaries, they will reunite and form the efferent arteriole. Now they will reunite and form the efferent arteriole. अब क्या होगा, this efferent arteriole from Bowman capsule, after emerging from the Bowman capsule, it will run a short distance and breaks into again fine capillary network and surrounds the tubule, renal tubules. Again, after emerging from Bowman's capsule, BC stands for Bowman capsules, they will break into fine capillaries and surround renal tubules, ठीक है। renal tubules क्या होते हैं, यही है renal tubules नेफ्रॉन, इसको सराउंड कर दिया सब जगह। और इसके बाद they will rejoin, फिर rejoin होंगे और ये क्या फॉर्म करेंगे, वेन्स बनाएंगे, है ना। rejoin होकर के ये कैपिलरीज rejoin होकर वेन्स बना रहे हैं and then they will open into finally the largest vein, that is vena cava. Vena cava is the largest vein present in the human body. इसको थोड़ा सा फोकस करिए, जूम इन करिए, तो समझ में आ गया कैसे ब्लड सप्लाई है नेफ्रॉन का। एफरेंट आर्टेरियोल, वेनर आर्टरी से एफरेंट आर्टेरियोल आ रहे हैं, दे विल ब्रेक इनटू फाइन कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिसको कि हम ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं। फिर ये कैपिलरीज क्या होंगे, दे विल रीजॉइन एंड फॉर्म द एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल दे आर स्लाइटली थिकर एंड एफरेंट आर्टेरियोल दे आर स्लाइटली थिनर, ठीक है, as compared to the efferent arteriole. फिर these efferent arteriole, after emerging from Bowman's capsule, they will further break into many capillaries and these capillaries will surround the renal tubules. After that, these capillaries will rejoin and form the vein and these veins open into the vena cava, the largest vein of the human body. This is how the blood supply occurs in the nephron. Next, I will discuss the functioning of the nephron.